हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इस बार काफ़ी लेट हम मिल रहे हैं। आपने नोटिस कर ही लिया होगा स्क्रीन पे कि इस बार फिर से मैं एक इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करने वाली हूँ, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन आज मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करने से पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करनी है। जनरली जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं, उनमें एक उनमें एक चीज नोटिस किया गया है कि उनका जो इंडियन इकोनॉमी है जीएस पेपर का, वो थोड़ा नॉर्मल होता है उनके लिए। ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट माना जाता है और वो जनरली क्या सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड अबाउट टर्मिनोलॉजीज, कि अगर नंबर्स रट लेंगे, दैट इज इंडिया की जीडीपी क्या है, चल रही है, एंड एक्सपोर्ट कितना हो गया, इंपोर्ट कितना हो गया। उनका ये मानना होता है ना कि इंडियन इकोनॉमी सिर्फ काउंट नंबर है, उसमें सिर्फ फैक्ट ज्ञात किया जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही इंडियन इकोनॉमी एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जीएस का, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही टेक्निकल होगा। इसमें कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फैक्ट्स तो हर सब्जेक्ट में, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें भी फैक्ट्स रटना होता है, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो उसमें भी फैक्ट्स रटना पड़ता है। तो फैक्ट तो थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट में रटना पड़ता है, उसी तरह आपको इकोनॉमिक्स में भी, इंडियन इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत फैक्ट रटना पड़ेगा। लेकिन उनके टर्म्स को समझने के लिए, उनके उसको लॉन्ग रन में आपको याद रहे, उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो इसी चीज में मेरी एक कोशिश है कि इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्चुअल पार्ट को मैं आप लोगों के साथ डील करूं। उसी सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए, किसी भी कंट्री या किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ना, हमारा कंट्री या कोई भी कंट्री दो पॉलिसीज पे चलता है। दो पॉलिसीज, एक को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरे को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए दो पॉलिसीज का होना बहुत जरूरी है। दैट इज, पहला फिस्कल पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जो होता है उसको बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, एज पर से जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो भी कंट्री हो, फिस्कल पॉलिसी उसकी गवर्नमेंट, कोर मेंबर गवर्नमेंट ही बनाएगी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बनाती है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आप सब जानते ही होंगे, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सारे बैंकों का जो फादर होता है। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था बैंकों का फादर, दैट इज आरबीआई। तो किसी भी कंट्री का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बनाती है आरबीआई। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए दो पॉलिसीज का होना बहुत जरूरी है। एक फिस्कल पॉलिसी जिसे कि बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द सेकेंड इज मॉनेटरी पॉलिसी जिसे बनाती है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब आज हम क्या बात करेंगे, आरबीआई साइड वाला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। और फर्दर आगे के लेक्चर्स में हम फिस्कल पॉलिसी भी जरूर डील करेंगे। तो अब द क्वेश्चन इज, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी आर द पॉलिसी which is related to flow of money। ये सबसे बड़ा चीज जो इसमें है, ये है फ्लो ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाती है आरबीआई, वो कंट्री के में कितना मनी है, मनी का सप्लाई कितना है, मनी ज्यादा है, कम है, सब उन चीजों को लेकर जो पॉलिसीज बनती है आरबीआई के थ्रू, उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्री। सो
What is monetary policy? Monetary policies are related to flow of money in the economy. इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है उसके बारे में, मुद्रा कितना है उसके बारे में डील होता है, उसके लिए जो पॉलिसी बनती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति. With the help of these policy, the Reserve Bank of India tries to control flow of money. अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा चीज है कि ऐसा क्या है फ्लो ऑफ मनी में, ऐसा क्या है जो कि हम एक पॉलिसी उसके लिए लेके चलते हैं. फ्लो ऑफ मनी को हम सही करने के लिए एक आरबीआई उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बनाती है. ऐसा क्या होता है? सी, किसी भी कंट्री में ना फ्लो ऑफ मनी का एक बैलेंस्ड वे में रहना, बैलेंस रहना बहुत जरूरी है. ना फ्लो ऑफ मनी का ज्यादा होना अच्छा होता है, ना फ्लो ऑफ मनी का कम होना अच्छा होता है. तो फ्लो ऑफ मनी क्या है? सी, अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, मतलब अर्थव्यवस्था में फ्लो ऑफ मनी ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे, मुद्रा का अमाउंट बढ़ जाएगा, मनी अमाउंट बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, करेंसी अगर बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगी? इट विल लीड टू इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन इज राइज ऑफ जनरल प्राइस लेवल. अगर हमारे आसपास चीजों का दाम अचानक से बढ़ने लगे, उस सेंस में हम कहते हैं, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन. किसी एक चीज से हम इन्फ्लेशन को नहीं कह सकते कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक पाउडर है, या हमारे पास एक चावल का एग्जांपल लेके चलते हैं. हमारे पास अगर 1 केजी चावल है और उस चावल का अचानक से दाम बढ़ गया है, तो उस समय हम उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे. इन्फ्लेशन क्या होता है ना, जब जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट होता है, मतलब हर चीज के दाम में बढ़ोतरी होती है, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन, अगर हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई यानी कि मनी का अमाउंट बढ़ जाएगा तो हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी. इन्फ्लेशन आने से क्या होगा ना कि कोई भी, अगर मान लीजिए हमें एक ब्रेड भी खरीदना है तो उसके लिए हमें एक एक झोला पैसे लेके जाने होंगे, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है. अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है ये. और दूसरी बात, अगर ये तो ठीक है, अगर मनी सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है. इन्फ्लेशन तो आप सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, और कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन के बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि जनरली हम हिंदू पढ़ते हैं, हम दैनिक जागरण पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, तो ये इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ये सब चीज हम डेली एनकाउंटर करते ही करते हैं. अब द नेक्स्ट थिंग इज कि मैंने कहा था ना कि मनी सप्लाई का बढ़ना और मनी सप्लाई का घटना दोनों ही हमारे लिए अच्छा नहीं होता है. मान लीजिए कि किसी भी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी क्या होता है? कम हो जाता है, तो उस समय क्या होता है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, किसी भी कंट्री को एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट करना पड़ता है, एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी का सप्लाई करना पड़ता है इकोनॉमी में. मतलब मनी सप्लाई अगर कम होता है तो वो भी हमारे लिए खराब है, और उसमें हमारा होता है डिप्रेशन. जैसे कि मनी सप्लाई बढ़ता है तो इन्फ्लेशन होता है, और मनी सप्लाई घटता है तो होता है डिप्रेशन, मतलब मंदी की स्थिति आती है. बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद हो जाते हैं, बहुत काम धंधा सब कुछ बंद हो जाता है. वो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन तो फिर भी 1 मिनट के लिए ठीक होता है, लेकिन डिप्रेशन का होना किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है. आप ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आपने सुना होगा कि ग्रेट डिप्रेशन कितना खराब था, जो 90s में हमारे कंट्री में आया था, सॉरी 1930s में, वो हमारे लिए बहुत खराब था. तो किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई का बढ़ना, मनी सप्लाई का घटना, दोनों ही बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और उसको करेक्ट करने के लिए जो पॉलिसी बनती है उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. क्या कहते हैं उसे?
मॉनेटरी पॉलिसी। और ये मॉनेटरी पॉलिसी को कौन डील करती है, कौन बनाती है? आरबीआई। उसके बाद ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये हर ईयर के अप्रैल मंथ में बनाई जाती है। हर ईयर के किस मंथ में बनाई जाती है? अप्रैल मंथ में। और उसको हर 2 मंथ में, मींस बाय मंथली बेसिस पे उसे रिव्यू किया जाता है। मान लीजिए कि मैंने बना दिया कि हाँ सीआरआर इतना, आरआर इतना होगा, एसएलआर इतना होगा, बैंक रेट इतना होगा, रेपो रेट इतना होगा। ये सारी चीज मैं आगे डील करूंगी, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये हमने मान लिया अप्रैल के मंथ में। लेकिन फिर क्या अगर हमारा इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी में आ जाता है या डिप्रेशन आ जाता है, तो उसको आने से पहले हम क्या करते हैं? हर ईयर में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करते हैं। मींस बाय मंथली बेसिस है, हर एवरी 2 मंथ्स पे हम लोग क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करते हैं। तो फिर से समझिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसीज आर द पॉलिसीज मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी जनरली किसको देखती है? इकोनॉमी में मनी सप्लाई को। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है तो उसे कम करती है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई घटता है तो उसे एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी डाल के उसे ठीक करती है। और हर ईयर के अप्रैल मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है और हर दूसरे मंथ, मींस बाय मंथली बेसिस पे इसे रिव्यू किया जाता है। और इसमें मान लीजिए कोई सुधार करना हो, जैसे कि किसी रेट को चेंज करना हो, तो उसे चेंज करती है। ओके, नाउ कोई भी पॉलिसी अगर हम बनाते हैं तो उसका कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी ऑब्जेक्टिव पे वो काम करता है। सिमिलरली मॉनेटरी पॉलिसी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो हमने तो इन्फ्लेशन के बारे में भी डील कर लिया कि कैसे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन से डील करती है। सेकेंड इज टू मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ। सी अगर किसी भी कंट्री में मनी सप्लाई, फ्लो ऑफ मनी या का ज्यादा होना या कम होना, उसका बढ़ना उसका गिरना दोनों इकोनॉमी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करती है। ठीक है। थर्ड इज to maintain a stable exchange rate of domestic currency against other domestic currency। तो जनरली हम सुनते रहते हैं ना न्यूज में ऐसे कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के तुलना में इतना हो गया, यूरो के तुलना में इतना हो गया। तो उन सबको मैनेज कौन करती है? उसको एक स्टेबल रेट पे कौन लाती है? उसको आरबीआई लाती है थ्रू देयर मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत बड़ा रोल है स्टेबल एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना। अगर एक्सचेंज रेट मेंटेन नहीं हुआ तो ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। नाउ ये सब तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था। अब ये तो मैंने सुन लिया, मैंने बोल दिया आपको कि आरबीआई बनाती है। तो आरबीआई में कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी? किसका ये रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी से डील करना? तो आरबीआई में एक कमिटी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का ये जिम्मेदारी है, इट इज रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी टू फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए नहीं, इंडिया के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई के अंडर, वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, दैट इज एमपीसी इन शॉर्ट। वी कॉल इट एमपीसी इन शॉर्ट। एमपीसी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 2016। इससे पहले भी मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता था, बट उससे पहले कुछ और नाम से इसे जाना जाता था, इसका कुछ और ही स्ट्रक्चर था। नाउ फ्रॉम 2016 onward, it is the responsibility of Monetary Policy Committee to formulate monetary policy for India. Now, what is the structure of Monetary Policy Committee? Monetary Policy Committee का structure क्या है? कितने members हैं Monetary Policy Committee में? Monetary Policy Committee में 6 member हैं।
टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है 3 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अपने मेंबर्स को, और 3 जो होते हैं वो आरबीआई के मेंबर होते हैं। 3 क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं, और 3 होते हैं आरबीआई के, टोटल 6 मेंबर। और ये टोटल मिला के मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होता है। एंड वन मोर थिंग, मॉनेटरी पॉलिसीज आर मेड ऑन बाय मंथली बेसिस। मैंने आपको बताया ना कि अप्रैल के मंथ में बनता है और फिर हर सेकेंड मंथ पे उसको बाय मंथली बेसिस पे रिव्यू किया जाता है। तो ये सब ना एक मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रक्चर, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, मॉनेटरी पॉलिसी कब, मॉनेटरी पॉलिसी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाती है, और इनका ये कैसे मैनेज करती है इन्फ्लेशन को, डिप्रेशन को, ये ना हमारे जीएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम में जाइए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे ये जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास। तो इसमें अब मैंने ये डील कर दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती कौन है। इसके आगे हम ये जानेंगे कि क्या क्या चीज ऐसा है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या टूल को आरबीआई यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे थोड़ी ना इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, उसके लिए आरबीआई कुछ स्टेप्स तो लेती होंगी ना। तो वो क्या क्या स्टेप्स लेती है आरबीआई, क्या क्या टूल यूज करती है जो कि जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, हमारा मनी सप्लाई कंट्रोल में रहता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। और वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो डोंट मिस दैट क्लास। एंड फॉर मोर वीडियोस, like, share and subscribe to my channel. Okay, bye, have a nice day, thank you.